तो हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग जो हम साइंस और टेक्नोलॉजी के बेस पे बात करेंगे। तो हम इसमें सबसे पहले बात करेंगे आपकी न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ। आज का जो पूरा वीडियो है, पूरा सेशन है, वो आपका जो है न्यूक्लियर एनर्जी पे होने वाला है। तो किस तरीके से ये क्या होती है, किस तरीके से काम करती है और किस तरीके से इसके और जो यूजेस होते हैं वो क्या होते हैं, प्लस इसके सिग्निफिकेंस क्या होते हैं और इसके सामने जो चैलेंजेस निकल के आते हैं वो क्या होते हैं। तो सभी को पता है कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, चाहे फिर वो फॉसल फ्यूल से रिलेटेड हो, आपकी सोलर सिस्टम से रिलेटेड हो, आपकी विंड सिस्टम से रिलेटेड हो, आपको हाइड्रो प्रोजेक्ट्स क्यों ना हो, आपके थर्मल प्रोजेक्ट्स क्यों ना हो। तो इन्हीं सारे को देखते हुए आपका एक फॉर्म और है जिसके थ्रू आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है बेसिकली वो प्रोवाइड कराई जाती है और दैट इज़ द न्यूक्लियर एनर्जी। तो ये किस तरीके से काम करती है, आइए शुरुआत करते हैं। तो जो न्यूक्लियर एनर्जी बेसिकली रहती है, वो आपकी एक एटम रहता है उसके थ्रू की जाती है। यानी कि जब जो एटम रहते हैं उनका फ्यूज़न होता है और दैट पर्टिकुलर एटम इज़ नोन एज़ द यूरेनियम। तो जो यूरेनियम रहता है उसका जब धीरे-धीरे फ्यूज़न कराया जाता है, उसमें करंट शो कराया जाता है, उसमें एक तरीके से फ्यूज़न जब होने लगता है तो आपका जो फ्यूज़न की जो प्रोसेस होती है तो उसके साथ ही उसको हीट वाटर के साथ इंटरैक्ट कराया जाता है, जिससे जो फ्यूज़न होता है वो आप देखते हो कि जो वाटर वेपर रहता है उसमें पर्टिकुलर चेंज होने लगता है और जब वो वाटर वेपर में चेंज होने लगता है तो आपकी जो आगे की प्रोसेस रहती है तो उसमें जो टरबाइन बेसिकली यूज़ किए जाते हैं वो धीरे-धीरे रोटेट करने लगते हैं और उस टरबाइन के रोटेट होने से आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है और बेसिकली कह सकते हैं आपका जो करंट है वो प्रोड्यूस होने लगता है। फिर इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही जनरेट होती है तो वो सबसे पहले आपकी जाती है नेशनल ग्रिड की तरफ, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हाई वोल्टेज में आपको जो है इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है। फिर ये जो नेशनल ग्रिड रहता है, नेशनल ग्रिड की तरफ जाके बेसिकली आपके घर में आपने देखा होगा कि जो ट्रांसफार्मर वगैरह रहते हैं, उसमें भी जो इनका यूज़ होता है वो किया जाता है। जब आपकी नेशनल ग्रिड पे जो लाइट जाती है, तो वहाँ से जब आपके घर की तरफ आती है, तो उसका जो वोल्टेज रहता है उसको कम करने के लिए, उसको रिडक्ट करने के लिए बेसिकली आपके एरिया में जगह-जगह पे जो ट्रांसफॉर्मर्स रहते हैं, वो यूज़ किए जाते हैं, ताकि आपके घर के जो सामान है, वो एकदम से फट ना जाएँ, एकदम से हाई वोल्टेज की वजह से आपका जो नुकसान है, वो ना हो जाए। इसके साथ ही जो न्यूक्लियर एनर्जी है, वो इसी तरीके से काम करती है आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में। ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का एक अच्छा सोर्स होता है और मेनली जो न्यूक्लियर एनर्जी रहती है, वो उसका आप जो दूसरा सोर्स ये भी कह सकते हो कि आपके जो न्यूक्लियर वेपन जो एक कंट्री दूसरे कंट्री पे वर्ल्ड वॉर के थ्रू जो फेंकने का काम करती हैं, वो भी किया जाता है। वैसे देखा जाए तो ये जो प्रोसेस होती है, आपकी जो वेपन की प्रोसेस होती है, ये बिल्कुल लीगली ही बंद है। लेकिन फिर भी कुछ कंट्रीज़ जो हैं एक तरीके से छुपे-छुपे जो हिडन फॉर्म में है ये जो क्राइटेरिया है उसको परफ़ॉर्म करती हैं। तो अब इस तरीके से मेनली जो अच्छा काम होता है, अच्छा पर्पज़ होता है, उसके बेस पे आपका जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस की जाती है। अब इसके कुछ सिग्निफिकेंस हैं, कुछ चैलेंजेस भी हैं, तो आइए हम चलिए उनको डिस्कस करते हैं। सिग्निफिकेंस तो बेसिकली यही माना जाता है कि इससे जो आपके जो फॉसिल फ्यूल्स वगैरह रहते हैं उससे क्लाइमेट बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। तो इसको ऐसा माना जाता है कि आपका ये एनवायरनमेंटल फ्रेंडली काम करता है। इससे आपका जो कार्बन का एमिशन वगैरह होता है ये एक तरीके से 0% पे होता है। इसलिए ये एनवायरनमेंट के बेस पे माना जाता है, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट माना जाता है। दूसरा ये टाइम कंज्यूमिंग भी होता है और अच्छे तरीके से काम भी करता है और इससे आपके जो हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ रहते हैं और काफ़ी हद तक ऐसी चीज़ें जो आप इसके बेस पे काम कर सकते हो। फिर इसके चैलेंजेस बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो एक ब्रॉड जो चैलेंज आता है वो आपका इन्वेस्टमेंट का चैलेंज आता है। यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इस पे बहुत ही ज़्यादा लैक ऑफ मनी की वजह से ऐसा नहीं है कि वो लोग इन्वेस्ट नहीं करना चाहते बट लैक ऑफ मनी की वजह से वो लोग अपने पैर जो है पीछे रख लेते हैं क्योंकि इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री और यहाँ पे काफ़ी हद तक जो स्टार्टअप है, मैन्युफैक्चरिंग है, ये सारी प्रोसेस धीरे-धीरे होती चलती हैं। फिर आपको आपको
जो मिसाइल्स पे है, कोस्टल एरियाज़ में है, जो नेवी है आपकी, जो जॉब क्रिएशन है बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ जो है वर्क मैनेजमेंट को फ़ोकस करना पड़ता है। तो कहीं न कहीं आपका जो ऊपर-नीचे इन्वेस्टमेंट है, वो रह जाता है। तो उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होती है हमारे यहाँ पे। तो सबसे पहले तो आपका यही चैलेंज है कि इन्वेस्टमेंट चैलेंज है, दूसरा आपका चैलेंज है बजट, यानी कि आपका जो बजट ही इतना नहीं बनता, यानी कि जो बजट बेसिकली कैसे बनता है, आपके जो रिसीट रहती हैं और जो एक्सपेंडिचर रहते हैं उसके बेस पे ही तो बजट बनता है, यानी कि जो बहुत से ऐसे लोग रहते हैं जो टैक्स पेयर होते हैं स्टिल वो टैक्स पे नहीं करते हैं, तो जिसकी वजह से उनका जो बजट है, उनका जो रेवेन्यू है वो बहुत ही ज़्यादा कम क्रिएट होता है, जिसके बेस पे वो एक्चुअल में जहाँ पे जितना खर्चा करना चाहते हैं, उतना खर्चा नहीं कर पाते हैं। तो उसकी वजह से भी आपको जो है बजट का इश्यू देखने को मिलता है। तीसरा आपका देखने को मिलता है आपका जो प्राइवेट पार्टिसिपेशन है वो बहुत ही ज़्यादा लेस होता है। यानी कि इसरो एक ऐसा ग्रुप है जो इस पे काम करता है और इसरो अगर जो कि एक गवर्नमेंटल बॉडी है और अगर वो इस पे काम नहीं करेगी तो ऐसा लेस आपको पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा। फिर ग्लोबली लेवल पे एक तरीके से ये न्यू टेक्नोलॉजी के फेस की तरह काम करता है और हमारे इंडिया के लिए टोटली न्यू है, तो मोस्टली लोग इस पे इन्वेस्टमेंट प्राइवेट कंपनीज़ के जो रहते हैं वो नहीं कर पाएँगे। वो सोचते होंगे कि अगर इसमें फ़ायदा नहीं हुआ तो? अगर लोगों ने इसका यूज़ नहीं किया तो? अगर तो फिर जो नेक्स्ट चीज़ आती है व्हिच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट जो आपकी रॉ मटेरियल की बात करती है। रॉ मटेरियल यूरेनियम। यूरेनियम देखा जाए तो हमारी कंट्री में बहुत ही लेस अमाउंट में पाया जाता है। अगर करंट टाइम पे देखा जाए तो अभी आपकी जो उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के साइड में कुछ ऐसी खदान देखने को मिली थी जहाँ पे यूरेनियम की बेसिकली बात की गई थी, बट उसके लार्जली जो सोर्स हैं वो आपको चाइना से मँगाने पड़ते हैं और चाइना इज़ अ कंट्री जिसको हम सभी जानते हैं अ, जो हमेशा धमकी देती रहती है कि हम अपना एक्सपोर्ट बंद कर देंगे, हम अपने जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उसको देना बंद कर देंगे। तो एक तरीके से बहुत सारी चीज़ें जो हमारी इम्पोर्ट वेस्ट रहती हैं उनको हम अगर करते हैं तो हमारी जो करेंसी है वो भी डेप्रिशिएट होती है। तो इम्पोर्ट करने के कोई ज़्यादा सोर्सेज़ तो बहुत हैं लेकिन कोई फ़ायदा ऐसा देखने को मिलता नहीं है। तो और फिर इसके बाद देखा जाए तो आपके पावर प्लांट्स की भी ज़रूरत पड़ती है, आपको एक बड़ी-सी लैंड की ज़रूरत पड़ती है, उसको सेटअप करने की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए बहुत ही ज़्यादा खर्चे की ज़रूरत पड़ती है। तो इसी तरीके से जो आपकी न्यूक्लियर एनर्जी है वो काम करती है और न्यूक्लियर एनर्जी को फ्यूचर में देखा जाए तो ऐसा प्लानिंग की गई है कि 500 गीगावाट तक की आपको न्यूक्लियर एनर्जी है वो प्रोड्यूस करनी है क्योंकि आने वाले समय में जो इलेक्ट्रिसिटी रहेगी उसकी जो डिमांड है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। और इवन आजकल तो देखा जाए तो रूरल एरियाज़ भी ऐसे एरियाज़ बन गए हैं जहाँ पे आपको 24/7 जो है इलेक्ट्रिसिटी है उसको प्रोवाइड कराना पड़ता है क्योंकि आपका हर ही एक काम जो है टेक्नोलॉजी बेस हो गया है, आपको हर काम के लिए इलेक्ट्रिसिटी की नीड इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए आपको जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराने का काम यहाँ पे करना या फिर देखने को मिलता है। तो इसके साथ ही यहीं पे आपका जो न्यूक्लियर एनर्जी वाला टॉपिक है वो ख़त्म होता है। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर वीडियो आपको थोड़ी-सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। आगे की वीडियो में आप टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हो कि आपको किस टॉपिक के बेस पे आपको एग्ज़ैक्ट वीडियो चाहिए। थैंक यू सो मच मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।